फ्रेंड्स, प्रकाश आईएएस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सूर्य की संरचना। दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द सूर्य। हमारे सूरज का बनावट कैसा है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। इसलिए न्यू व्यूअर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इससे पहले जाके, क्योंकि मैं इससे पिछले वीडियो में सूर्य के बारे में एक बेसिक जानकारी दे चुकी हूँ, उसके बाद ही उन्हें ये देखना चाहिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, जिससे और भी सारे स्टूडेंट को मदद मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सूर्य की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द सन। हमारे सन का जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, इसको 6 भाग में बांटा गया है। इसे हम 6 पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं। जो सबसे अंदर केंद्र में होता है उसको क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। ये जो केंद्र में होता है इसको क्या कहा जाता है? ये कोर है। ये हमारा केंद्र है, ठीक है, इसको कोर कहा जाता है। और इसी केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहती है। आप जानते हैं कि हम बता चुके हैं कि सन इज अ स्टार और इसके केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहती है। इसलिए ये चीज हमें याद रखना बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। नाभिकीय संलयन। तो ये हम केंद्र के बारे में 2 मुख्य बातें ये हो गई कि इसे केंद्र कहते हैं, ये हमारा कोर है, इसको इंग्लिश में ही हम लोग कोर कहते हैं। यहाँ पे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहती है। और यहाँ का जो तापमान है, जो केंद्र में, सूर्य के जो केंद्र में जो तापमान होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आप याद रखिएगा, मिलियन में बात करें, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ का जो तापमान होता है वो कितना होता है? 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पहले लिख चुके हैं 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस यहाँ पे केंद्र का तापमान होता है। उसके बाद जो इसका दूसरा लेयर आता है, दूसरा परत है, वो विकिरण क्षेत्र है। दूसरा जो परत है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? विकिरण क्षेत्र कहलाता है। ये इसका क्या कहलाता है? ये कहलाता है विकिरण क्षेत्र। विकिरण, ठीक है, विकिरण क्षेत्र। और यहीं पे हम तीसरा ले लेंगे, संवहनीय क्षेत्र। तीसरा जो है वो कौन सा आ जाता है? संवहनीय क्षेत्र। ये तीसरा वाला, ठीक है, ये तीसरा वाले को कहते हैं संवहनीय क्षेत्र। याद रखिएगा, ये सारा जो पार्ट हम देख रहे हैं, केंद्र तो कोई बात नहीं, ये भी विकिरण क्षेत्र और संवहनीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और इसी संवहनीय क्षेत्र और विकिरण क्षेत्र से ही होकर के रेडियो एक्टिव रेज बाहर निकलती है। याद रखेंगे कि इसी विकिरण क्षेत्र से होकर के रेडियो एक्टिव वेव्स जो है वो बाहर निकलती है। और यही इसी विकिरण क्षेत्र से होते हुए संवहनीय क्षेत्र से होते हुए बाहर निकलती है। तो ये बात हम याद रखेंगे कि यहीं से रेडियो एक्टिव रेज जो है वह बाहर निकलती है, इसी दोनों क्षेत्र से होते हुए बाहर निकलती है। ये हो गया आपका 2। और अब जो आता है सबसे मेन इसका लेयर, 4th है, वो प्रकाश मंडल, जिसको कि फोटोस्फीयर भी कहा जाता है। और ये प्रकाश मंडल का जो लेयर है ये काफी मोटा परत होता है, ठीक है। ये प्रकाश मंडल का जो परत होता है वो काफी मोटा होता है, ठीक है। ये हमारा प्रकाश मंडल, ठीक है। और इस प्रकाश मंडल की जो आप कभी कभी क्वेश्चन हम देखेंगे, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस बनाएंगे तो उसमें कभी कभी पूछता है कि प्रकाश मंडल का जो मोटाई है वो कितना है। तो ये जो इसका मोटाई है प्रकाश मंडल का, ये कितना है? 300 किलोमीटर है। कितना है इसका? ये चौड़ाई मोटाई जो है ये 300 किलोमीटर होती है। बहुत चौड़े भाग में प्रकाश मंडल होता है। और यहाँ प्रकाश मंडल में जो तापमान होता है वो लगभग
5500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ भी आपको लिख चुके हैं 5500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस तक प्रकाश मंडल में तापमान रहता है। और एक बात और भी ध्यान देने वाली बात है कि हम जो सूर्य के जो हम हमेशा जो हम सूर्य के लेयर को देखते हैं वो यही भाग होता है, प्रकाश मंडल वाला ही भाग होता है जो हम देखते हैं हमेशा। तो ये भाग हम नेकेड आई से भी यही भाग है जो हम हमेशा नेकेड आई से देखते हैं सूर्य के, इसी प्रकाश मंडल वाले ही भाग को हम हमेशा देखते हैं। और यहाँ पे तापमान लगभग 5500 डिग्री से लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात मैं बता ही चुकी कि ये 300 किलोमीटर तक इसका मोटाई है। और इसका एक और भी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसी लेयर में, फोटोस्फीयर के ही लेयर में क्या पाया जाता है, सन स्पॉट पाया जाता है। सन स्पॉट, इसी लेयर में सन स्पॉट पाया जाता है जिसको सौर कलंक भी कहते हैं। हिंदी में उसी को क्या कहते हैं, सौर कलंक। ये जो स्पॉट है इसी को हम कहते हैं सौर कलंक, सन स्पॉट। और यहाँ पर इस स्पॉट में यहाँ पर जो तापमान होता है वह कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहीं पे सन स्पॉट पाया जाता है। और ये सन स्पॉट हमें कब दिखता है, प्रत्येक 11 वर्ष पे ये सन स्पॉट दिखाई देता है। ये प्रत्येक कितने वर्ष पे दिखाई देता है, 11 वर्ष पे हमें यह सन स्पॉट दिखाई देता है। और अब ये भी एक क्वेश्चन है कि कितने दिनों तक रहता है, तो इसका एक एक्यूरेट टाइम नहीं है। हाँ, ये कुछ दिन से लेकर के कुछ महीने तक रह सकता है, ठीक है, कुछ दिनों से कुछ महीने तक रहता है। फिर यह 11 वर्ष पे, प्रत्येक 11 वर्ष पे दिखाई देता है। और याद रखिए जब ये सन स्पॉट दिखाई देता है तो इसका प्रभाव हमारे पृथ्वी पर भी पड़ता है। बहुत सारे सिग्नल जो हमारे पृथ्वी पे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। जैसे कि आप टेलीविज़न देखते हैं उसका भी सिग्नल डिस्टर्ब होगा, मोबाइल नेटवर्क का भी सिग्नल डिस्टर्ब होगा, मैग्नेटिक पोल का भी जो सुई है वो भी जो है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये सारा जो है उस तरह का अब हम देखेंगे, जब अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसमें इस टॉपिक वहाँ पे भी थोड़ा सा ये टॉपिक आएगा। तो ये सन स्पॉट हमारे अर्थ को भी प्रभावित करता है। और देखिए जब ये स्पॉट है तो यहीं पे एक बात मैं आप बता देती हूँ, जब ये स्पॉट है तो इसका भी कोई ना कोई केंद्र बिंदु होगा, क्योंकि स्पॉट का मतलब धब्बा गोल इस टाइप का, तो इसका भी कोई ना कोई केंद्र होगा। तो इसका जो केंद्र है, स्पॉट का जो केंद्र है उसको क्या कहा जाता है, उसको हम अम्बरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्बरा या प्रच्छाया। क्या कहते हैं, प्रच्छाया कहते हैं, ठीक है। तो स्पॉट का जो सन स्पॉट है, जो सौर कलंक है, उसका जो केंद्र है उसको प्रच्छाया बोलते हैं, अम्बरा कहते हैं। अब ठीक इसी के ऊपर में हमारा ये लेयर आ जाता है वर्णमंडल। देखिए वर्णमंडल, और ये एकदम इसी के ऊपर एकदम हर पतला सा परत है इसका, हमारे वर्णमंडल का, ठीक है, एकदम पतला सा परत, ठीक है। ये सबसे ये हमारा आ जाता है वर्णमंडल, इसी को कहते हैं क्रोमोस्फेयर भी। अब ये जो वर्णमंडल है, क्रोमोस्फेयर है, इसमें और फोटोस्फेयर में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो बस फोटोस्फेयर के जस्ट ऊपर में ही ये लेयर है वर्णमंडल का। यहाँ भी तापमान कुछ उसी प्रकार से है जो हमारे फोटोस्फेयर में है, 5500 से लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक है। और इसमें बस यही तो फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर दोनों में कुछ ज्यादा अंतर है। बस एक अंतर यही है कि ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि आप सुने होंगे सौर ज्वाला के बारे में। सौर ज्वाला जो है वो यहीं पे उठता है, सौर ज्वाला। अब देखिए जब इतना ज़्यादा हम जान रहे हैं कि फोटोस्फेयर लेयर या क्रोमोस्फेयर है, सभी क्या है, एकदम आग का गोला है। और बहुत ही ज़्यादा आग जो है जब इसमें से ये ब्लास्ट होकर के ऊपर की ओर निकलती है तो एक लहरें जैसा बनती है, उसी को सौर लहरें, सौर ज्वाला कहा जाता है। कुछ इस प्रकार से लहरें ऊपर उठती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब सुनामी आता है या फिर सागर का पानी कैसे ऊपर की ओर उठता है, हाई टाइड लो टाइड में ऊपर से, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सौर ज्वाला उठता है इसी लेयर में। याद रखेंगे क्रोमोस्फेयर वाले लेयर में, वर्णमंडल वाले लेयर में ही हमारा सौर ज्वाला ऊपर की ओर उठता है। और इसी को एस्पिक्यूल भी कहा जाता है। इसी सौर ज्वाला को क्या कहा जाता है, एस्पिक्यूल भी कहा जाता है। और ये क्रोमोस्फेयर वाले ही लेयर में उठता है क्योंकि आग का ये गोला है। आप जानते हैं कि हमारा अर्थ भी क्या, अर्थ का जो हमारा केंद्र है, कोर है, वह भी क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है। तभी हम देखते हैं वोल्केनो, आप देख सकते हैं उसके कैसे उद्गम होता है, उद्गार होता है बाहर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सौर ज्वाला
वाला दिखाई देता है। उसके बाद जो सबसे एक लास्ट रह जाता है वो है कोरोना या किरीट। अब ये कोरोना और किरीट वह लेयर है जो ये हमें हर दिन नहीं दिखाई देता है। ये पार्ट हमें सूर्य का सिर्फ और सिर्फ उसी दिन दिखाई देता है जिस दिन क्या लगा होता है, सूर्य ग्रहण लगा होता है। जिस दिन सूर्य ग्रहण लगा होता है उसी दिन ये पार्ट हमको देखने के लिए मिलता है। जिस दिन सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है उसी दिन। और आपको पता ही है सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंदा आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का पार्ट हम देखते हैं वह क्या होता है, उसी को कोरोना या किरीट कहते हैं। और जो ये पार्ट है आपको पता ही होगा, इसलिए कहा जाता है कि नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए क्योंकि बहुत ही यहाँ पर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज बाहर निकलती है, इसलिए हमें इसे नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए। तो यही है एक आपका सूर्य का स्ट्रक्चर। और इतनी बातों को अगर आप याद रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आप उसे ज़रूर ही सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आएगा, इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तब तक के लिए अपने और अपने पर्यावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद।